उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की पॉश कॉलोनी, शास्त्री नगर का एच ब्लॉक। 21 मई की सुबह यहां वैसी नहीं थी जैसी हर दिन हुआ करती थी। सुबह सुबह कई पुलिस गाड़ियां अचानक एक विशाल, आलीशान कोठी के बाहर आकर रुकती हैं। सायरन बंद होते ही आसपास के लोग घरों से झांकने लगते हैं कि आखिर क्या हो गया, किसके घर इतनी पुलिस। उसी वक्त कोठी के अंदर से तेज रोने और चीखने की आवाजें गूंजती हैं। लोग समझ ही नहीं पाते कि ये मातम किस बात का है। कुछ पल बाद जब पुलिस के पीछे पीछे कुछ लोग अंदर पहुंचते हैं तो सच्चाई सबको सन्न कर देती है। मशहूर डॉक्टर अशोक सिंघल की बेरहमी से हत्या हो चुकी है। यह सुनते ही मोहल्ले में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि सिंघल को हर कोई एक शांत, सादगी पसंद और नेक इंसान के रूप में जानता था। कुछ ही देर में डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और क्राइम टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। जब थाना प्रभारी हरशरण शर्मा अंदर जाते हैं तो नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। डॉक्टर का खून से लथपथ शव कोठी के बाहरी हिस्से में बने बेडरूम की फर्श पर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चीज से सिर पर हमला किया गया हो। सिर बुरी तरह फटा हुआ था और पूरे कमरे में खून के छींटे थे। लाश बिस्तर पर नहीं, फर्श पर होने से एक बात साफ थी, मरने से पहले डॉक्टर ने हमलावर से जबरदस्त संघर्ष किया था। बेडरूम के साथ वाला कमरा भी अस्त व्यस्त था। अलमारी खुली पड़ी थी, कपड़े बाहर बिखरे थे और लॉकर भी खुला हुआ था। अजीब बात यह थी कि अलमारी वाले कमरे से लगा डॉक्टर के बेटे अंकित का कमरा बिल्कुल सही हालत में था। उसे छुआ तक नहीं गया था। जिस कमरे में हत्या हुई वहीं पर डॉक्टर का मोबाइल और लैपटॉप भी रखा मिला। फर्श पर खून से सनी एक अंगूठी भी पड़ी थी। पुलिस ने सारे सबूत कब्जे में ले लिए और पहला अंदाजा यही था कि यह हत्या लूट के इरादे से हुई है। लेकिन क्राइम सीन पर फैली अव्यवस्था और कुछ रहस्यमयी सुराग यह इशारा कर रहे थे कि मामला सिर्फ लूट से कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। मामला सिर्फ एक हत्या नहीं था, एक नामी डॉक्टर की हत्या उसके ही घर के अंदर। इसलिए थाना प्रभारी ने तुरंत आला अधिकारियों को सूचना दी। थोड़ी देर में एसएसपी डीसी दुबे, एसपी सिटी ओम प्रकाश सिंह और सीओ विनीत भटनागर खुद मौके पर पहुंच गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने कोठी का हर कोना बारीकी से देखा। डॉग स्क्वाड भी एक्टिव था। खोजी कुत्ता मुख्य दरवाजे से बाहर सड़क तक गया, फिर वापस अंदर आया और 3 बार यही हरकत दोहराई, जैसे उसे बाहर कोई गंध नहीं मिली हो। उधर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स ने अलमारी से लेकर लॉकर तक हर जगह सावधानी से प्रिंट इकट्ठा किए। दरवाजे के पीछे एक बेसबॉल बैट भी रखा मिला। शक था कि शायद उसी से हमला हुआ हो, इसलिए टीम ने उस पर भी फिंगरप्रिंट उठाए। इस आलीशान कोठी में 58 वर्षीय डॉ अशोक सिंघल अपने बेटे अंकित, बहू दीप्ति और 4 महीने की पोती ओजस्वी के साथ रहते थे। आयुर्वेद के डॉक्टर और दवा सप्लाई के बड़े कारोबारी। अशोक का नाम मेरठ और आसपास के जिलों में जाना पहचाना था। एमबीए पास अंकित भी उनके बिजनेस में हाथ बंटाता था। अशोक की बेटी आस्था की शादी हो चुकी थी और वह भी शहर में ही रहती थी। हत्या की खबर मिलते ही वो भी घर पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले अंकित से पूछताछ की। अंकित ने बताया, पापा नीचे बेडरूम में सोते थे और मैं दीप्ति के साथ ऊपर वाले कमरे में। आज तड़के लगभग 4:15 बजे दीप्ति नीचे आई, बेटी के लिए दूध गर्म करने। किचन नीचे ही है। जब वो बेडरूम के पास पहुंची तो देखा कि लकड़ी का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा। उसने कई बार आवाज दी पर कोई जवाब नहीं मिला। तब उसने बिजली का स्विच ऑन किया और लाइट होते ही उसकी नजर सीधे फर्श पर पड़ी। अशोक खून से लथपथ पड़े थे, अचल, बेजान। दीप्ति वहीं जड़ हो गई। उस पल से शुरू हुआ एक ऐसे रहस्य का खुलासा जो सिर्फ खून और लूट से कहीं ज्यादा गहरा था। दीप्ति जब ऊपर पहुंची तो उसकी हालत बिखरी हुई थी। वह रोते हुए अंकित को जगाती है और घुटते हुए शब्दों में कहती है, पापा नीचे खून में लथपथ पड़े हैं। अंकित के होश उड़ जाते हैं। वह बिना कुछ पूछे तेजी से सीढ़ियां उतरता है। नीचे पहुंचकर जो दृश्य सामने था उसने सब कुछ हिला दिया। डॉक्टर अशोक फर्श पर पड़े थे, बेजान, खामोश। अंकित ने पहले परिवार वालों को फोन किया, फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूछा कि वो और दीप्ति ऊपर क्यों सोते थे। अंकित ने साफ बताया, पापा को सिगरेट पीने की आदत थी। वो रात में कई बार उठकर सिगरेट पीते थे। धुआं हमें दिक्कत देता था,
इसलिए रात का खाना खाकर हम ऊपर वाले कमरे में सो जाते थे। अंकित ने एक और अजीब बात बताई। पापा ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला रखकर सोते थे। कोठी का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद होता था। लेकिन आज जब मैं नीचे आया, मुख्य दरवाजा बंद तो था, मगर कुंडा नहीं लगा हुआ था। और हैरत की बात, किसी ने चीखें नहीं सुनी, किसी को कुछ पता नहीं चला। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने फिर से क्राइम सीन को समझा और जांच में 3 अहम बातें सामने आईं। पहली, डॉक्टर अशोक के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। हमला बेहद नजदीक से और पूरी ताकत से किया गया। दूसरी, प्रारंभिक दृश्य लूट जैसा था, लेकिन असल में मामला सीधी हत्या लग रहा था। अंकित के मुताबिक लॉकर से करीब 1 लाख रुपए गायब थे, लेकिन महंगा मोबाइल और लैपटॉप कमरे में ही पड़े थे। अजीब बात यह थी कि बदमाशों ने अंकित का कमरा खोला तक नहीं, जबकि ताला भी नहीं था। आम लुटेरे ऐसा नहीं करते। तीसरी, वारदात में शामिल व्यक्ति घर की हर आदत और हर कमजोरी जानता था। उसे यह तक पता था कि डॉक्टर हमेशा दरवाजा खुला रखकर सोते हैं। यह किसी अनजान लुटेरे का काम नहीं लग रहा था। यह किसी अपने जैसा जानकार का खेल था। उधर पुलिस को खून से सनी वह अंगूठी भी बड़ी अजीब लगी। अंकित ने साफ कहा, यह पापा की नहीं है, मैं इसे पहचानता नहीं। तुरंत शक पैदा हुआ, क्या यह हत्यारे की थी? जो भी था, उसने अपराध छिपाने में काफी कोशिशें की थीं, लेकिन कुछ सुराग वहीं छोड़ गया जो बहुत कुछ कह रहे थे। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने डॉक्टर अशोक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक सवाल था, कातिल कौन है? और उससे भी बड़ा, वजह क्या थी? हत्या की पुष्टि होते ही पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए एसएसपी डीसी दुबे ने जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई, जिसकी कमान थाना प्रभारी हरशरण शर्मा के हाथ में थी। टीम को एसपी ओम प्रकाश सिंह निर्देश दे रहे थे, जबकि क्राइम ब्रांच भी पूरी तरह से सहयोग में थी। अगले दिन डॉक्टर अशोक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मौत की वजह सिर पर घातक वार बताई गई थी। समय रात 10 बजे से 2 बजे के बीच का अनुमानित था। पुलिस ने रात 10 से सुबह 3 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, लेकिन उम्मीद के विपरीत एक भी शख्स घर में आते जाते नहीं दिखा, किसी की परछाई तक नहीं। पुलिस ने अंकित से पूछताछ की, मगर वह सदमे में था, बीमार भी। उससे कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। अब तक पुलिस का संदेह गहरा हो चुका था। यह हत्या किसी अजनबी की नहीं, किसी नजदीकी की है। इसी कड़ी में पुलिस ने मोहल्ले वालों, रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ शुरू की, ताकि यह पता चले कि डॉक्टर अशोक के घर किन लोगों का लगातार आना जाना था। इस पूछताछ में एक दिलचस्प बात सामने आई। कभी-कभी एक महिला डॉक्टर के घर आती थी, लेकिन उसकी पहचान कोई नहीं बता पाया। 2 दिन बीत गए, महिला का कोई अता पता नहीं मिला। उधर केस का खुलासा न होने से शहर के संभ्रांत लोग बेचैन हो गए। कुछ लोग सीधे एसएसपी से मिले और केस को जल्द सुलझाने का दबाव बनाया। अब पुलिस ने फोकस पारिवारिक रिश्तों और निजी जीवन पर कर दिया। परिवार के सभी मोबाइल नंबर हासिल किए गए और कॉल डिटेल्स निकलवाई गईं। कॉल रिकॉर्ड में एक चौंकाने वाली बात मिली। डॉक्टर अशोक सबसे ज्यादा एक नंबर पर बात करते थे। नंबर की जांच हुई तो वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली एक महिला रीना का निकला। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी यही पुष्टि हुई कि डॉक्टर के पास एक महिला आती थी। पुलिस को शक हुआ, क्या वही महिला है? पुलिस टीम बिजनौर पहुंची और रीना को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। कर्मियों ने उसे हर एंगल से परखा, सवाल दर सवाल पूछे। रीना ने बात साफ की, डॉक्टर अशोक से उसकी दोस्ती थी, लेकिन हत्या में उसका कोई हाथ नहीं। उसने एक और अहम बात बताई। इस दोस्ती को लेकर डॉक्टर और उनके बेटे अंकित के बीच अक्सर विवाद होता था। यह बात खुद डॉक्टर ने रीना को बताई थी। दूसरे शब्दों में, रेशे उधड़ने लगे थे और कहानी अब सिर्फ लूट या अजनबी हमले की नहीं, बल्कि रिश्तों की टकराहट की लग रही थी। रीना से मिली जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग थी। इससे जांच की दिशा अचानक बदल गई। अब शक सीधे परिवार के अंदर घूमने लगा। यह संभावना भी उठी कि कहीं बेटा ही पिता का कातिल तो नहीं। लेकिन पुलिस के लिए यह बात स्वीकार करना मुश्किल था। कोई बेटा अपने ही पिता को क्यों मारेगा? एक और अजीब बात थी।
अंकित ने हत्या की खबर पड़ोसियों तक को नहीं दी थी। पड़ोसियों को पूरे मामले का पता पुलिस आने के बाद चला। इससे पुलिस का संदेह और गहरा गया। अंकित से दोबारा पूछताछ की गई। वह पूरी शांति से, बिना डर के हर सवाल का जवाब देता रहा। पिता की एक महिला से दोस्ती पर आपत्ति की बात उसने मान ली, लेकिन हत्या की बात सख्ती से नकार दी। थाना प्रभारी हरशरण शर्मा ने पूछा, तुम्हारे पिता की किसी से कोई रंजिश थी? अंकित का जवाब साफ था, मेरी जानकारी में नहीं। अगर कुछ होता तो वे मुझे जरूर बताते। तुम्हें किसी पर शक है? नहीं। तो फिर हत्या किसने की? अंकित ने वही पुरानी बात दोहराई, सर, यह लुटेरों का काम है। अगर लुटेरे नहीं आए तो लॉकर से पैसे कैसे गायब हुए? वे पैसे मैंने ही शाम को रखे थे। बात सुनने में तर्क संगत लगती थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज इस कहानी को पूरी तरह झुठला रही थी। क्योंकि फुटेज के मुताबिक घर में कोई आया ही नहीं, न कोई दाखिल हुआ, न कोई निकला। ऐसे में लूट का सिद्धांत कमजोर पड़ जाता था। उधर पुलिस के पास अंकित के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं जिसकी वजह से उसे हिरासत में ले जाकर सख्त पूछताछ की जाए। जांच जैसे अंधे मोड़ पर फंस गई थी। पुलिस ने एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा, पर नतीजा वही, कोई भी व्यक्ति कोठी के आसपास नहीं दिखा। इंस्पेक्टर हरशरण शर्मा ने एसपी और सीओ को पूरी स्थिति बताई। सबका एक ही निष्कर्ष था, सीसीटीवी कैमरे में दर्ज यह सच्चाई किसी भी सूरत में बदली नहीं जा सकती। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, जब कोई बाहरी शख्स घर में आया ही नहीं, तो डॉक्टर अशोक की हत्या किसने की? जवाब सिर्फ एक दिशा दिखा रहा था, घर के भीतर से। अब पुलिस ने जांच का फोकस पूरी तरह अंकित पर टिकाया। इस बार उन्होंने उसका मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया, और यह जानकारी हैरान कर देने वाली थी। 21 मई की सुबह लगभग 4:15 बजे अंकित का मोबाइल कोठी से काफी दूर लोकेट हुआ। यानी वह उस समय घर पर नहीं था। जबकि उसका बयान यह था, उसे पत्नी ने जगाया और तब उसने पिता की लाश देखी। तो सच क्या था? क्या अंकित ने पुलिस से झूठ बोला? वह तड़के घर से क्यों गया था? जब कोई अनजान हमलावर घर में घुसा ही नहीं, तो क्या हत्यारा उसी घर का था? कहानी अब एक गहरे मोड़ पर थी, जहां हर सुराग सीधे एक ही नाम की ओर इशारा कर रहा था। अंकित के मोबाइल लोकेशन ने पुलिस की शंका को पुख्ता कर दिया था, लेकिन अब जरूरत थी ठोस विजुअल सबूत की। इसलिए इस बार पुलिस टीम ने सीसीटीवी की रात 3 बजे के बाद की फुटेज खंगाली, और उसी फुटेज ने पूरी कहानी उलट दी। कैमरे में साफ दिखा, सुबह 4 बजे के बाद अंकित अपनी कार में कोठी से निकलता है और लगभग आधे घंटे बाद वापस लौट आता है। यानी अंकित ने पुलिस से झूठ बोला था। वह तड़के घर से बाहर गया था और यह बात उसने छुपाई। अब पुलिस के पास सिर्फ शक नहीं, पुख्ता सबूत थे। 26 मई 2015 को उसे हिरासत में लेकर थाने लाया गया। इस बार पूछताछ का तरीका अलग था, सबूतों के आधार पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हुए सवाल। कुछ देर तक अंकित ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में टूट गया। उसने धीमे, थके हुए लहजे में कहा, साहब, पिता को मैंने ही मारा है, अकेले। गुस्सा बहुत आ गया था। यह स्वीकारोक्ति चौंकाने वाली थी, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। क्यों? जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की, तो खुली रिश्तों में सड़न की एक दर्द भरी, कड़वी कहानी। सरल स्वभाव के डॉक्टर अशोक सिंघल आयुर्वेदिक दवाओं का कारोबार करते थे। उनके 2 बच्चे थे, अंकित और आस्था। आस्था की शादी हो चुकी थी। अंकित पिता के बिजनेस में हाथ बटाता था। ऊपर से सब कुछ सामान्य, खुशहाल दिखता था। लेकिन डॉक्टर अशोक के जीवन में एक ऐसा घाव था जो बरसों से भर नहीं पाया था। उनकी पत्नी मीनाक्षी की कई साल पहले मौत हो गई थी। उसके बाद से डॉक्टर भीतर से अकेले हो गए। जीवन चलता था, पर एक खालीपन हमेशा साथ था। 2 साल पहले उन्होंने अंकित की शादी दीप्ति से कर दी। दीप्ति एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। अंकित शराब पीता था। डॉक्टर अशोक ने उसे कई बार समझाया, लेकिन बेटे में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार उन्होंने इसे भाग्य की मार मानकर छोड़ दिया। डॉक्टर अशोक दवाओं की सप्लाई के सिलसिले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिलों में जाया करते थे। इसी दौरान जनवरी 2015 में उनकी मुलाकात रीना से हुई, बिजनौर की रहने वाली, हर्बल कंपनी में सप्लाई का काम करने वाली महिला। पत्नी की मौत के बाद
डॉक्टर की जिंदगी में जो सूखा, जो खालीपन था, रीना ने शायद उस खाली जगह को भरना शुरू कर दिया था। और यहीं से कहानी ने एक नया, खतरनाक मोड़ लिया था। रीना से मुलाकात डॉक्टर अशोक की जिंदगी में एक नया अध्याय लेकर आई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच भावनात्मक लगाव पैदा हुआ। रीना भी उनकी मौजूदगी में सुकून महसूस करती थी। वे अक्सर फोन पर लंबी बातें करते और समय के साथ यह रिश्ता और गहरा होता गया। दोनों का काम अक्सर बाहर घूमना होता था, इसलिए वे साथ यात्रा करते, एक ही होटल में रुकते और समय बिताते। इन बदलते रिश्तों की भनक अंकित तक पहुंचने में देर नहीं लगी। जिन जगहों पर डॉक्टर अशोक दवाओं की सप्लाई करते थे, वहां के लोग अंकित को भी जानते थे। इन्हीं लोगों से उसे पता चला कि उसके पिता की एक महिला से नजदीकी बढ़ गई है और वे साथ घूमते हैं। अंकित को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। एक दिन उसने पिता से सीधे सवाल किया। डॉक्टर अशोक ने शांत लहजे में कहा, तुम अपने काम पर ध्यान दो, अंकित। क्या अच्छा है, क्या बुरा, मैं तुमसे ज्यादा समझता हूं। इस जवाब ने अंकित को चुप तो करा दिया, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलने लगा, क्योंकि वह पिता को रोक भी नहीं सकता था। जैसे जैसे उसे पिता और रीना की नजदीकियों के बारे में पता चलता, वैसे वैसे उसके अंदर गुस्सा और खींच बढ़ती गई। रिश्ता संघर्ष में बदल गया। इस मुद्दे पर पिता पुत्र के बीच कई बार तीखे विवाद हुए। तनाव बढ़ा तो अंकित की शराब भी बढ़ गई और कुछ समय बाद वह पीलिया का मरीज बन गया। बीमारी गंभीर हुई तो डॉक्टर अशोक ने उसे शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 1 महीने बाद वह ठीक होकर बाहर आया। लेकिन इसी दौरान रीना ने कुछ दिन सीधे डॉक्टर के घर कोठी में रहकर बिताए। जब यह बात अंकित के कानों तक पहुंची, वह क्रोध से भर उठा। उसके मन में एक नया डर पैदा हुआ, कहीं पिता रीना से शादी न कर लें। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर की संपत्ति का बड़ा हिस्सा रीना का हो जाएगा। मई के पहले सप्ताह में अंकित अस्पताल से घर वापस आया। डॉक्टर अशोक की सिगरेट की आदत जस की तस थी। वह रात में कई बार उठकर सिगरेट पीते और धुएं से तंग आकर अंकित और दीप्ति ऊपर वाले कमरे में जाकर सोने लगे। रीना को लेकर पिता पुत्र के बीच रिश्ते पूरी तरह बिगड़ 19 मई की शाम, जब डॉक्टर अशोक वापस आए तो अंकित ने बिना घुमाए फिराए कहा, मैं चाहता हूं कि आप उस महिला से दूर हो जाएं। इतना सुनते ही डॉक्टर अशोक गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने गरज कर कहा, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए अपनी हद में रहो, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। यह सिर्फ बहस नहीं थी, यह एक टूटते हुए रिश्ते की आखिरी चेतावनी थी। और यही चेतावनी कुछ घंटों बाद एक जानलेवा फैसले में बदल जानी थी। अंकित ने भी पलटकर कहा, बेटा होने के नाते कह रहा हूं, यह बात आपको शोभा नहीं देती। आप अपनी मर्यादा में रहें। लहजे में एक बगावत थी। बेटे की यह तुनकमिजाजी देखकर डॉक्टर अशोक का भी पारा चढ़ गया। उन्होंने बिना सोचे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। खबरदार, आज के बाद इस मुद्दे पर बात मत करना और सुबह होते ही बीवी बच्चों को लेकर घर से निकल जाना। अब मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता। यह सिर्फ गुस्से की धमकी नहीं थी। डॉक्टर अशोक ऐसा कहकर सच में निर्णय लेने वाले इंसान थे। अंकित के लिए यह शब्द किसी सजा से कम नहीं थे। वह खामोश, टूटा हुआ ऊपर चला गया, लेकिन भीतर से कीचड़ की तरह उबलता हुआ। उसने शराब पी, धड़कन तेज थी, दिमाग में सिर्फ एक ही डर, पिता ने जो कहा है वो कल सुबह कर भी देंगे। इस अनिश्चित भविष्य, अपमान और गुस्से के बीच अंकित पूरी रात करवटें बदलता रहा। करीब 3 बजे उसकी आंख खुली। वह नीचे आया ताकि पिता से आखिरी बार बात कर सके, या शायद सब कुछ बदल सके। बेडरूम का दरवाजा खुला था। उधर डॉक्टर अशोक भी बेचैन थे। नींद उनके पास भी नहीं फटकी थी। वे बैठे एक के बाद एक सिगरेट सुलगा रहे थे। अंकित ने फिर रीना का मुद्दा उठाया, लेकिन इस बार बातचीत बहस नहीं रही, वह सीधी टक्कर बन गई। माहौल भड़क गया। धक्का, धक्का और फिर हाथापाई। इस अराजकता में अंकित की नजर कमरे में रखे बेसबॉल बैट पर पड़ी। उसने बैट उठाया और बिना सोचे पिता के सिर पर कई वार कर दिए। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। डॉक्टर अशोक ने बचने की कोशिश की, संघर्ष किया, लेकिन ताकत कम पड़ गई। कुछ ही पलों में वह तड़पते हुए उसी फर्श पर जिंदगी हार गए। इस झड़प में अंकित की अंगूठी भी वहीं गिर गई, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया। गुस्से में उसने पिता को मार तो दिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल था, साबित कैसे करे कि उसने नहीं किया।
और यही सोचकर उसने हत्या को लूटने की वारदात की शक्ल देने की योजना बनाई। सामान बिखेरा, अलमारी उलटी, लॉकर खोला और उसमें से पैसे निकाल लिए। उसके कपड़े खून से लाल हो चुके थे। उसने बाथरूम में हाथ पैर धोए, कपड़े बदले और खून से सने कपड़े एक पॉलिथिन में भर दिए। बेसबॉल बैट भी साफ किया और घर में ही छिपा दिया। इसके बाद वह कार निकालकर रात के सन्नाटे में बाहर निकला। खामोशी, अंधेरा और एक कातिल की बेचैनी। वह सूरजकुंड इलाके पहुंचा और पॉलिथिन नाले में फेंक दी। किस्मत से उसे किसी सिक्योरिटी गार्ड ने देखा नहीं। कपड़े निपटाने के बाद वह वापस घर लौटा। लॉकर से निकाले पैसे घर में एक सुरक्षित जगह छिपाए और फिर ऊपर जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। नींद नहीं थी, पर आंखें बंद थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऊपर उसकी पत्नी दीप्ति गहरी नींद में थी। अनजान, अपरिचित और बेखबर की उसी रात उसी घर में एक कहानी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तड़के रोज की तरह बच्ची के लिए दूध गर्म करने दीप्ति नीचे आई, लेकिन उस सुबह उसे वो मंजर दिखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। डॉक्टर अशोक फर्श पर खून से लथपथ पड़े थे। दीप्ति चीखते हुए ऊपर भागी, सन्न, बदहवास, टूटी हुई। उसकी आवाज सुनकर अंकित जागा और यहीं से उसके कंट्रोल्ड एक्टिंग का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले उसने रिश्तेदारों को फोन किया ताकि घर में लोग जल्दी आ जाएं और वह अकेला न दिखे। फिर उसने पुलिस को फोन अपने मोबाइल से नहीं, दीप्ति के मोबाइल से किया। उसकी सोच साफ थी, किसी भी कीमत पर उसका नंबर पुलिस की नजर में न आए। पुलिस आई, क्राइम सीन जांचा और अंकित पूरी मासूमियत से हत्या को लूट बताने की कहानी पर अड्डा रहा। सवालों का जवाब वो आत्मविश्वास से देता, चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं, जैसे खुद भी नहीं जानता हो कि उसके पिता के साथ क्या हुआ। लेकिन जिस जुर्म को उसने इतनी सावधानी से छुपाया, उसे तकनीक और समय ने धोखा दे दिया। जब अंकित ने पूछताछ में सब कुछ कबूल कर लिया, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर बेसबॉल बैट और खून सने कपड़े बरामद कर लिए गए, वे सामान जिन्हें वह रात के अंधेरे में छिपाकर आया था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और वहीं से अंकित को जेल भेज दिया गया। शायद अगर उस रात अंकित ने गुस्से को किनारे रखकर पिता से नए सिरे से बात करने की कोशिश की होती या रिश्तेदारों की मदद ली होती, तो यह कड़वी कहानी कभी जन्म ही न लेती। लेकिन उस क्षण उसने जोश में होश खो दिया और एक ऐसा अपराध कर बैठा जिससे जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अंकित का कहना था, उसे अपने की पर पछतावा है। वह आवेश में बहकर पिता की हत्या कर बैठा। इस कथा के लिखे जाने तक अंकित जेल में था और उसकी जमानत मंजूर नहीं हुई थी। एक परिवार खत्म, एक पिता काल की गोद में, एक बेटा सलाखों के पीछे, और बीच में एक ऐसी कहानी जहां प्यार, गुस्सा, अकेलापन और अहंकार मिलकर एक खून लिख गए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह रिश्तों में टूटते भरोसे, गलत फैसलों और अनकहे दर्द की कहानी थी। डॉक्टर अशोक एक सफल इंसान थे, लेकिन अकेलापन उन्हें भावनात्मक सहारे की तलाश में ले गया। अंकित एक बेटा, पिता की आदतों, उनके रिश्तों और अपने डर से लड़ नहीं पाया। वह लड़ते लड़ते खुद को हार बैठा, और इस हार ने जन्म दिया एक अनचाहे अपराध को, जिसमें एक आदमी मारा गया और दूसरा जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो गया। इस केस से एक बात साफ निकल कर आती है, प्यार, गुस्सा, शक, ये सभी भावनाएं इंसान को तोड़ते नहीं, इन्हें छुपाना या दबाना इंसान को तोड़ देता है। अगर उस रात अंकित ने गुस्से की जगह बातचीत चुनी होती, अगर अशोक ने अहंकार की जगह समझदारी चुनी होती, तो आज एक परिवार बिखरा हुआ ना होता। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी कठिन फैसलों, तनाव, गलत फहमियों से गुजरते हैं, लेकिन हिंसा कभी किसी समस्या का हल नहीं बनती। गुस्से के एक पल में लिया गया फैसला जीवन भर की सजा बन जाता है। अंकित ने भी आखिर में कहा, मैं जोश में होश खो बैठा। लेकिन सच यह है कि असली सजा कोर्ट ने नहीं, उस एक रात ने उसे दी। इस केस का नैतिक संदेश यही है, रिश्तों में दूरी आए तो संवाद करो, गलती हो तो समझो, गुस्सा आए तो रुक जाओ। क्योंकि तकरार को हथियार में बदल देने का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है, और अंत में अपराध कभी भी समाधान नहीं, सिर्फ नया संकट पैदा करता है। अगर आपको यह कहानी जानकर कुछ सीख मिली और आप ऐसी सच्ची कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ।
तब तक सुरक्षित रहें, समझदार रहें और इंसान बने रहें।